अब वह क्षण आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, युवा संसद का शुभारंभ। युवा संसद वह मंच है जहां हम बहस करना नहीं बल्कि देश के भविष्य का निर्माण करना सीखते हैं। आज हमारे युवा साथी सांसदों की भूमिका निभाते हुए राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, समाधान प्रस्तुत करेंगे और लोकतांत्रिक परंपरा को जीवंत करेंगे। तो आइए हम युवा संसद की कार्यवाही का आरंभ करते हैं और मैं हमारे माननीय सभापति से निवेदन करती हूं कि वे मंच संभालें। माननीय सभासद, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, युवा संसद के इस विशेष सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करती हूँ। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व युवा संसद के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय। जी महोदय। महाराष्ट्र के धुलिया निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। सुश्री पूनम भामरे। आप शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। I, Poonam Bhamre, having been elected from Dhulia constituency of Maharashtra Youth Parliament, do swear in the name of God that I will be a truth, fair and allegiance to Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I can about to enter. आदिल कोंकणी, जो कि राजस्थान बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्रीमान आदिल कोंकणी। आप शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ लेना चाहूंगा। मैं आदिल कोंकणी राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर के नाम पर प्रार्थना करता हूँ कि मैं सत्य, निष्पक्षता और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री पूनम भामरे, जो कि गुजरात के अरावली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, शपथ अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। सुश्री दृष्टि वसावा। आप शपथ ग्रहण करेंगी अथवा प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? मैं गुजराती भाषा में शपथ लेना चाहूंगी। હું દ્રષ્ટિ વસાવા ગુજરાત યુવા સંસદના અરવલ્લી મતદાર સેક્ટરમાંથી ચૂંટાઈને ભગવાનના નામે શપથ લઉં છું કે હું સત્યનાયી રહીશ અને ભારતના બંધારણને વફાદાર રહીશ, કારણ કે કાયદા દ્વારા સ્થાપિત થયેલ છે કે હું ભારતની આ સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાને જાળવી રાખીશ અને તે હું કરીશ। હું જે ફરજમાં દાખલ થવાની છું તે ફરજ હું નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવીશ।
माननीय सदस्यगण, हम सभी युवा संसद के मानसून सत्र के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे सूचित करते हुए बहुत दुख का अनुभव हो रहा है, परंतु सूचित करना मेरा कर्तव्य है कि बाल्या के सांसद श्री रामचरण सिंह का निधन 25 जुलाई 2025 को हो गया। उनका निधन हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वे भारतीय राजनीति के एक महान हस्ती थे और उल्लेखनीय राजनेता भी थे। उन्होंने देश की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया और कठिन समय में राज्यों को सहारा भी दिया। श्रीमान, मैं रामचरण सिंह, जिनकी मृत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया है, को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे एक नौजवान युवक थे और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिताजी ने बहुत नाम कमाया और इस परंपरा को उनके परिवार ने आगे बढ़ाया। वे अंतिम चरण तक हमारे साथ स्वस्थ और प्रसन्न नजर आते थे। इसी कारण उनके निधन का शोक सबसे अधिक है। उनकी अपने क्षेत्र और पार्टी के लोकप्रिय नेता के रूप में एक अलग छवि थी और जनता में उनकी गहरी छाप थी। ऐसे महान नेता को खोना हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है। मैं उनके परिवार के लिए अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। धन्यवाद महोदय। श्रीमान, मैं आप और सदन के नेता के द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को तथा अपने दल को समायोजित करता। श्री रामचरण सिंह जी के साथ एक साथी के रूप में काम करना मेरा सौभाग्य था। वे अत्यंत शांत और मृदुल स्वभाव के थे। इसी कारण वे सदन के सभी सदस्यों में से सबसे प्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। वे एक महान समाज सेवी और कुशल राजनेता थे। ऐसे नेता को खो देना हमारे लिए बड़ा ही दुख का विषय है। मैं शोक संतृप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को समायोजित करना चाहूंगा। धन्यवाद महोदय। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी महोदय। प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने इन साथियों का सदन में परिचय करती हूँ। श्रीमान पवन वसावा, सिंचाई मंत्री। श्रीमान भाविक नायक, नागरिक आपूर्ति मंत्री। सुश्री किंजल खीमसूर्या, शिक्षा मंत्री। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 501, सुश्री बंसरी वसावा। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति का ढोल सरकार हर मंच पर पीटती है, लेकिन गांव-गांव के युवा अभी भी डिग्री लेकर बेरोजगार बैठे। क्या यह एनईपी ज्ञान का दीपक है या भ्रम की बाती? क्या सरकार बताएगी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा या केवल रटन शिक्षा में ही उलझाया जाएगा? धन्यवाद महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री सुश्री किंजल खीमसूर्या। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि अब शिक्षा किताबी कैद से निकलकर जीवन के मैदान में उतर रही है। हमने शिक्षा को पढ़ो और भूल जाओ से सीखो और आगे बढ़ो में परिवर्तित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, एक परिवर्तन की क्रांति है। हमने स्कूलों को स्मार्ट स्कूल, शिक्षकों को गाइड और छात्रों को सर्जनकर्ता बना दिया है। अब बच्चा केवल परीक्षा के अंक नहीं गिनता, वह समस्या का समाधान सोचता है। हमने 14,500 से भी अधिक पीएमसी स्कूल शुरू किए हैं, जहां स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब और कौशल केंद्र है। पीएमई विद्या, दीक्षा, स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म ने आज गांव-गांव तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाई है। और बात रही रोजगार की, तो मैं सभी सदस्यगणों को बताना चाहूंगी कि आज स्किल इंडिया से 1.5 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। 1 लाख से अधिक युवाओं ने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं। विपक्ष को अब तक की शिक्षा सिर्फ कक्षा तक सीमित लगती थी,
इसीलिए उन्हें एनईपी की व्यापकता समझ नहीं आती। एनईपी में कौशल भी है, रोजगार भी है और आत्मबल भी। अब युवा डिग्री नहीं, दिशा खोज रहा है। मैं दोहराना चाहूंगी कि आज का युवा सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा खोज रहा है और हम उन्हें सिर्फ किताब नहीं, कंपास दे रहे हैं, कंपास दे रहे हैं। धन्यवाद महोदया। प्रश्न संख्या 502 श्री जयनील गामित। धन्यवाद महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से जनजातीय मंत्री से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कहने को आदिवासी समाज वनवासी कहलाता है, लेकिन असल में सरकार की योजनाओं से वंचितवासी बना हुआ है। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़क। क्या आदिवासी भाई बहनों को सिर्फ राष्ट्रपति भवन की एक कुर्सी से बहलाया जा रहा है? क्या मंत्री महोदय आप यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए और उनका क्या परिणाम रहा है? धन्यवाद महोदया। माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री सुश्री तमन्ना चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी, हमने आदिवासी समाज को वोट बैंक नहीं, भागीदार माना है। पहली बार आदिवासी समाज को सम्मान का स्थान, नीति का नेतृत्व और विकास का अधिकार मिला है। हमने 112 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी है। इनमें से अधिकांश आदिवासी बहुल है, जहां 80% से अधिक में शिशु मृत्यु दर घटी, स्कूल छोड़ने की दर घटी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 2 गुनी हुई है। 2.4 लाख करोड़ का जनजातीय मंत्रालय का बजट, 4.6 करोड़ से अधिक आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति, 1.6 लाख से अधिक आदिवासी महिलाएं उद्यमी बनी और एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल आज 400 से भी अधिक चालू है। हर आदिवासी बच्चे को आईआईटी, नीट, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। वन धन योजना, एमएसपी फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और डिजिटल हाट्स के जरिए आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से सशक्त और डिजिटल रूप से संगठित किया गया है। विपक्ष को आदिवासी राष्ट्रपति प्रतीक लगती है, हमारे लिए वह प्रेरणा है। हमने आदिवासी समाज को सम्मान, अवसर और अधिकार तीनों दिए हैं। आज उनका वोट ही नहीं, वाणी भी संसद में गूंजती है और यही है नया भारत, जहां जंगलों की आवाज भी अब नीति बनाती है। धन्यवाद महोदया। कोई पूरक प्रश्न? श्री कुणाल रातावाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मेरा प्रश्न यह है कि एमआरएस स्कूल बनाना एक बात है, लेकिन क्या सरकार यह बता सकती है कि उनमें कितने शिक्षक नियुक्त किए गए हैं? क्या जनजातीय मामलों के मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि क्या भवन बना देने से ही शिक्षा मिल जाती है? जनजातीय मामलों के मंत्री सुश्री तमन्ना चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल को सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और संवेदना का केंद्र बनाया है। अब तक 38,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं और एआई आधारित शिक्षण सामग्री, आदिवासी भाषाओं में पाठ्यक्रम और समुदाय आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल अब मात्र स्कूल नहीं बल्कि प्रतिभा के प्रशिक्षण केंद्र है। धन्यवाद महोदया। प्रश्न संख्या 503 श्रीजीत चौहान। धन्यवाद महोदया, आपने मुझे यह प्रश्न पूछने का मौका दिया। मेरा माननीय कृषि मंत्री से यह प्रश्न है कि सरकार एमएसपी पर किसानों को लुभाती है, लेकिन कोई कानूनी गारंटी आज तक नहीं दी गई है। क्या एमएसपी सिर्फ भाषणों की फसल है? क्या सरकार बताएगी कि किसान को समर्थन मूल्य का कब तक सिर्फ आश्वासन मिलता रहेगा? धन्यवाद महोदय। माननीय कृषि मंत्री श्री एस धात्रक। आपके माध्यम से विपक्ष को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने एमएसपी को सिर्फ शब्दों का सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे संकल्प, सुरक्षा और सम्मान से जोड़ा है। हमारे शासन में एमएसपी केवल मूल्य नहीं, किसान की मेहनत की गारंटी बना है। हमने 2024 में 2.81 लाख करोड़ की फसलें एमएसपी पर खरीदी और ये आंकड़ा देश के इतिहास में सबसे बड़ा है।
पीएम किसान योजना के तहत अब तक 3 लाख करोड़ सीधा 11.8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं और वह भी बिना किसी बिचौलिए के। हमने एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के बजाय संरचनात्मक मजबूती दी है। कृषि उत्पादक संगठनों, राष्ट्रीय कृषि बाजार और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि सिर्फ खेती नहीं अब उद्यम बन रही है। 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। 10,000 एफपीओ बन चुके हैं और 2.4 करोड़ किसान अब तक राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़े हैं। किसान अब मंडियों के मोहताज नहीं है। बीज से बाजार तक सरकार हर कदम किसान के साथ है। और विपक्ष मंत्री जी साथ साथ में ये भी बता ही दीजिए कि आप ही की सरकार ने आंदोलित किसानों पर डंडे और गोलियां भी तो चलाई थी। प्लीज सिट डाउन। माननीय सदस्य, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने केवल उन्हीं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की थी जिन्होंने किसानों के नाम पर आंदोलन में हिंसा फैलाई एवं किसानों का नाम बदनाम करने की साजिश रची। विपक्ष को एमएसपी याद तभी आता है जब वोट नजदीक आता है। हमने एमएसपी को किसानों का हक बनाया, वो लोग इसे वादा बनाकर भूलते रहे। किसानों के साथ नारा लगाने से नहीं, नीतियां बदलने से सम्मान मिलता है और वो हमने किया। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 504 सुश्री प्रियांशी गामित। आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है लेकिन रक्षा क्षेत्र में 60% से अधिक आयात अब भी जारी है। मैं माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगी कि क्या आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक सपना है या कोई योजना भी है? क्या माननीय रक्षा मंत्री यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि क्या सरकार ने रक्षा उपकरणों को अपने देश में बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद महोदया। माननीय रक्षा मंत्री श्री वेदांत ध्रुव। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि मैं भारत का रक्षा मंत्री यह सुनिश्चित करता हूं कि अब भारत की रक्षा नीति खरीद से निर्माण की ओर मुड़ चुकी है। आज भारत सिर्फ सैनिक नहीं, शस्त्र भी खुद बना रहा है। हमने 500 से अधिक रक्षा उपकरणों को नकारात्मक आयात सूची में डाला है, यानी अब भारत में ही बनेंगे। अर्जुन टैंक, LCA तेजस, AK-203 राइफल, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब भारत में ही बने हैं, भारत के विजय के प्रतीक है। हमने 2024 में 21,000 करोड़ से अधिक के रक्षा उत्पादनों का निर्यात किया है। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा महोदया, 21,000 करोड़ से अधिक के रक्षा उत्पादनों का निर्यात किया है। यानी अब भारत मांगता नहीं, देता है। विपक्ष को यह प्रगति दिखती कहाँ है? खैर, HAL, BEL, DRDO और 550 से ज्यादा रक्षा स्टार्टअप्स सब मिलकर भारत को $5 ट्रिलियन डिफेंस इकोनॉमी की दिशा में ले जा रहे हैं। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा महोदया, $5 ट्रिलियन डिफेंस इकोनॉमी की दिशा में ले जा रहे हैं। 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा का घरेलू रक्षा ऑर्डर, 90 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पादन निर्यात, 75% पूंजीगत बजट अब स्वदेशी कंपनियों को। जो लोग सालों तक भारत को सिर्फ आयात का बाजार बनाते रहे हैं, आज हमें आत्मनिर्भरता पर सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष को तो सिर्फ उंगली उठाना आता है महोदया। हमने भारत की रक्षा नीति को राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति बनाया है। अब बंदूकें भी कहती हैं और बोलती है मुझे भारत में बनाया गया है। कोई पूरक प्रश्न? श्रीमित चौहान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। रक्षा मंत्री कहते हैं कि रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन क्या वह यह बताएंगे कि HAL और DRDO जैसी संस्थाएं निजी कंपनियों को ठेका क्यों दे रही है? क्या यह स्वदेशी नहीं ठेकेदारी है? धन्यवाद महोदय। माननीय रक्षा मंत्री श्री वेदांत ध्रुव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमने रक्षा उत्पादनों को एक बंद कमरा नहीं, खुला मंच बनाया है, जहां सरकारी और निजी संस्थाएं साथ मिलकर बढ़कर विकास, प्रोटोटाइपिंग, तेज उत्पादन कर सके। DRDO आज 80% उत्पादन भारत में बना रहा है। HAL ने तेजस, ALH और AMCA जैसी संस्थाएं पूरे देश की मदद से बनाई गई है। निजी संस्थाओं को कार्य देना स्वदेशी उद्यमिता का विस्तार है, ना कि ठेकेदारी। धन्यवाद महोदया। प्रश्न संख्या 505 सुश्री रितिका गामित। धन्यवाद
अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं अपना प्रश्न पर्यावरण एवं वन मंत्री से पूछना चाहूँगी। देश आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर क्या वो विकास धुएं में दम घोट कर होगा? क्या सरकार विकास की कीमत पर्यावरण से वसूल रही है? महोदया, क्या यह सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि हरित ऊर्जा पर ठोस कार्रवाई कब होगी? जरा बताइए। धन्यवाद महोदया। माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्रीमित पाड़वी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनके पूछे गए प्रश्न बिल्कुल ही आधारहीन है, क्योंकि यह तो भारत का हर नागरिक देख रहा है कि हमने विकास को सिर्फ उद्योग नहीं, इकोलॉजी से जोड़ा है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में जिसने सबसे ज़्यादा हरित ऊर्जा में निवेश किया है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना है और 2024 में हमने 180 गीगावाट पार कर लिया है। सोलर मिशन, विंड मिशन, हाइड्रोजन मिशन, ईवी पॉलिसी, एलईडी योजना, ये सब हमारे हरित भारत के नेतृत्व कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना से लाखों किसानों को सोलर पंप मिले। और विपक्ष अपनी नयनों को जरा कष्ट दे और देखे कि चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन क्रेडिट अब भविष्य नहीं वर्तमान की नीति है। 42% इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल, 2.5 लाख करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन पर निवेश और 20 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन पंजीकृत। विपक्ष को तो केवल कंपनी से निकलता हुआ धुआं ही दिखता है, उन्हें सोलर पैनल नहीं दिखता, एलईडी बल्ब की रोशनी नहीं दिखती। हमने विकास को प्रदूषण से मुक्त और विकास से युक्त बनाया है। मैं वापस दोहराना चाहूँगा महोदय, हमने ऊर्जा को विकास से युक्त बनाया है और आज भारत आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा बल्कि सांस लेने का हक भी दे रहा है। धन्यवाद महोदय। कोई पूरक प्रश्न? सुश्री संध्या कोकणी। धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हरित ऊर्जा की बातें जरूर हो रही है, लेकिन देश में आज भी 40% बिजली कोयले से बन रही है। क्या ये ग्रीन इंडिया का भ्रम है? कृपया स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद महोदया। माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्रीमित पाड़वी। संक्रमण काल में जहां कोयला भी जरूरत है और सोलर भी विकल्प, हमारा लक्ष्य 2030 तक 50% बिजली रिन्यूएबल से करने का लक्ष्य रखा है और 2035 तक कोयले पर निर्भरता 25% तक घटाने की नीति बना चुके हैं। और हमने हरित ऊर्जा पर आज तक 4 लाख करोड़ से भी अधिक निवेश किया है। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा भारत आज ऊर्जा संक्रमण काल का वैश्विक लीडर बन चुका है। धन्यवाद महोदया। Now, question hour is over. श्रीमान, संसद की लोक लेखा समिति की सिफारिश पर टिप्पणी करते समय मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने गंभीर रूप से विशेष अधिकारों को भंग किया है। समाचार पत्र ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है तथा मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे इस मामले को उठाने दीजिए। सुश्री, क्या आपने इस संबंध में पहले नोटिस दिया है? आप समाचार पत्र की कटिंग के साथ उपयुक्त नोटिस दे सकते हैं, परंतु आप अचानक इस प्रकार प्रश्न नहीं उठा सकती। महोदया, मैंने आज प्रातः 10 बजे इसका नोटिस दिया है। इसकी जांच की जाएगी और जब मामला मेरे पास आएगा मैं इस पर विचार करूंगी और आपको अपना निर्णय बता दूंगी। धन्यवाद महोदय। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री सुश्री नैन्सी गामित। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 57 की उपधारा 4 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा केंद्रीय संशोधन नियम 2018 जो 16 जुलाई 2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानी 650 अ में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। जी महोदय। श्रीमान, मुझे युवा संसद के राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है। युवा संसद के राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे भारतीय इस्पात प्रबंधक विधेयक 2025, द इंडियन स्टील मैनेजमेंट बिल 2025,
की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2025 को हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित गए रूप में विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदय जी, मुझे युवा संसद के राज्यसभा द्वारा पारित किए गए भारतीय इस्पात प्रबंधक विधेयक 2025 द इंडियन स्टील मैनेजमेंट बिल 2025 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2025 को हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित गए रूप में विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। महोदय जी, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए भारतीय इस्पात प्रबंधक विधेयक 2025 द इंडियन स्टील मैनेजमेंट बिल 2025 के एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। माननीय सदस्यगण, मुझे घोषणा करनी है। मेरी ओर से तथा सदन के सदस्यों की ओर से महामहिम सुश्री मियांग दक्षिण कोरिया की संसद के अध्यक्ष तथा उनके प्रतिनिधिमंडल की आदरणीय सदस्य चे योंग और योंग वू जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से दक्षिण कोरिया की सरकार तथा दक्षिण कोरिया के मित्र लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। Now, let us take the calling attention motion. We'll call the attention of Ministry of Railway, Mr. Vipin Walve. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा में बालासोर जिले के भाना बाजार रेलवे स्टेशन के पास बालेश्वर में 2 जून 2025 को जो 3 ट्रेनों की भीषण भिड़ंत हुई, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की भीषण टक्कर हुई, जिसमें लगभग 288 लोग मारे गए और 1175 लोग घायल हुए, जो अब तक की भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है। महोदया, क्या इस घटना की जिम्मेदारी रेलवे मंत्री लेंगे? सरकार इतनी बड़ी दुर्घटना पर क्यों चुप साधे बैठी है? सदन के सामने स्पष्ट करें। माननीय रेल मंत्री श्री हर्षल गामित। विपक्ष के साथी सहित सभी देशवासियों का इस दुर्घटना पर चिंतित होना तो एक स्वाभाविक बात है। सत्ता पक्ष का सदस्य और रेल मंत्री होने के नाते मैं भी इस घटना से बहुत आहत हूँ। लेकिन भारत का रेलवे नेटवर्क, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और आजकल तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के संचालन के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की व्यवस्था, जो कि कंप्यूटर आधारित हो चुकी है, उसका उपयोग किया जा रहा है। महोदय, जो 2 जून 2025 को बालेश्वर जिले उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुई, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि सिग्नलिंग एरर की वजह से यह बड़ी दुर्घटना हुई। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई, जो कि रेलवे सुरक्षा प्रणाली की एक बड़ी चूक थी। धन्यवाद महोदय। सुश्री गुंजन चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या रेलवे मंत्री इतनी बड़ी दुर्घटना को एक यांत्रिक चूक कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है? ऐसी दुर्घटना जिसमें 288 जाने गई है और 1175 लोग घायल हुए हैं, पूरी रेलवे व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। सरकार को इस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री महोदय को स्वयं अपना त्यागपत्र देना चाहिए। क्या इतनी बड़ी दुर्घटना उनकी असफलता नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि रेलवे विभाग ने इस बड़ी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ क्या किया है? धन्यवाद। माननीय रेल मंत्री श्री हर्षल गामित। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी दुर्घटना पर सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। सूचना मिलते ही पूरा रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया तथा स्वयं प्रधानमंत्री जी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। रेलवे की तरफ से इस दुर्घटना की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई गई है और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी स्वयं इसकी जांच भी कर रहे हैं
और तत्काल प्रभाव से जो इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार सीनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ है, उन सबको नौकरी से निकाला भी गया है और गिरफ्तार भी किया गया है। मैं दोहराना चाहूँगा महोदय, तत्काल प्रभाव से जो इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार सीनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ है, उनको नौकरी से निकाला भी गया है और गिरफ्तार भी किया गया है। इस दुर्घटना की जाँच अभी भी जारी है और सरकार मृतकों और घायलों को क्षतिपूर्ति भी दे रही है और भविष्य में ऐसी बड़ी दुर्घटना ना हो, इसलिए उन सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है जिसकी वजह से ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। धन्यवाद महोदय। श्री अर्पण गामित। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय सदन को यह जानकारी देने का कष्ट करेगी जब सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, ऐसे में सुपरफास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन को अच्छे से नहीं चला पा रही है। मैं अपनी बात को वापस दोहराना चाहूंगा कि जब सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, ऐसे में सुपरफास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन को अच्छे से नहीं चला पा रही है। ऐसे में सरकार जनता को सपना दिखा रही है और धोखा दे रही है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब साधारण ट्रेनों की सुरक्षा नहीं है, ऐसे में बुलेट ट्रेन की योजना कैसे सार्थक हो पाएगी। मैं इस बात को वापस दोहराना चाहूंगा कि जब सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, जब सरकार जब साधारण ट्रेनों की सुरक्षा नहीं है, ऐसे में बुलेट ट्रेन की योजना कैसे सार्थक हो पाएगी। ऐसे में सरकार जनता को दिवा सपना दिखा रही है और धोखा दे रही है। धन्यवाद महोदय। माननीय रेल मंत्री श्री हर्षल गामित। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी सदस्य का प्रश्न का जवाब देते हुए सदन को यह बताना चाहता हूं कि सरकार अपनी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना से पीछे नहीं हट रही है। इस दिशा में सार्थक और ठोस प्रयास अभी भी जारी है। मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग की गड़बड़ी से ऐसी दुर्घटना हुई जिससे हमारी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है तथा यह बंद नहीं होने वाली है। और यही नहीं, हम असफलताओं से सबक लेकर शीघ्र ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। धन्यवाद महोदया। सुश्री मन्नत पांडे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस विषय पर मंत्री महोदय का रवैया बेहद असंवेदनशील, सुस्त व गैर जिम्मेदारी भरा है। अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदया की असफलता ने लगभग 300 लोगों की जान ले ली, 1175 लोग घायल हो गए। मंत्री महोदय ऐसे और कितने लोगों की बलि चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री विषय की गंभीरता को देखते हुए इस मुद्दे में दखल दे और अपने सरकार की वास्तविक स्थिति को हमारे सामने स्पष्ट करें। धन्यवाद महोदया। माननीय प्रधानमंत्री, क्या आप इस संबंध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहेंगे। जी हाँ। माननीय प्रधानमंत्री सुश्री जिज्ञासा अहिरे। Speaker ma'am, I understand the perspective of the member of the house. Government is taking immediate action in this direction. साथियों, इस रेल दुर्घटना से मैं आहत हूँ। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मैं उनके साथ हूँ। सरकार मृतकों और घायलों को क्षतिपूर्ति दे रही है। मैंने स्वयं वहाँ पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया है और कोई भी दोषी छूट नहीं पाएगा। धन्यवाद महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री सुश्री किंजल किमसुरिया विधेयक का पुनर्स्थापन करेगी। महोदया, नई शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2023 अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए मैं विधेयक पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2023 अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन लिए विधेयक पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहे। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाती है। माननीय शिक्षा मंत्री सुश्री किंजल किमसुरिया। महोदया, मैं विधेयक पुनः स्थापित करती हूँ। धन्यवाद। अब विधेयक पर विचार किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री सुश्री हितवांशी दामोर। महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यूथ इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट बिल 2025 पर विचार किया जाए। महोदया, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। हाँ, कह दीजिए, थोड़ा हल्का सा बोल लीजिए। धन्यवाद महोदया जी।
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहती हूँ। प्रस्तुत विधेयक द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी बनाने और कौशल को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाना है। इसमें कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं, रोजगार के नए अवसरों का सृजन और युवाओं के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान है। पहला, कौशल विकास योजनाएं। विधेयक के तहत युवाओं के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की जाएगी, जो उन्हें उद्योग की मांगों के अनुरूप प्रदान करेगी, जिससे उनकी रोजगार योग्यता में वृद्धि होगी। दूसरा, शैक्षिक संस्थानों में सुधार। शैक्षिक संस्थानों में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा और युवाओं को आधुनिक तकनीकों से लैस कराया जाएगा, जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए तैयार हो सके। तीसरा, रोजगार के नए अवसर। विधेयक के माध्यम से सरकार रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां युवा बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर है। चौथा, सरकारी योजनाओं में आरक्षण। सरकारी योजनाओं में युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, ताकि वंचित और पिछड़े वर्ग के युवा को भी समान अवसर प्राप्त हो सके और वे मुख्य धारा में शामिल हो सके। पांचवा, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप। विधेयक के तहत युवाओं के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा, जिससे वे वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त कर सके और उद्योग की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सके। छठवां, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। युवा उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं और अनुदान की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे अपने स्टार्टअप्स को स्थापित और विकसित कर सके और देश में नए रोजगार के अवसर पैदा कर सके। सातवां, डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण। विधेयक के अंतर्गत युवाओं को डिजिटल और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रभावी भूमिका निभा सके। आठवां, ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष प्रावधान। विधेयक में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी और कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है। नौवां, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य समर्थन। युवाओं के मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए काउंसलिंग और समर्थन सेवाओं का प्रावधान किया जाएगा, ताकि वे अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना सके। 10वां, राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना। विधेयक के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं से संबंधित नीतियों की निगरानी करेगा और सरकार को उनकी समस्या और आवश्यकताओं के बारे में सलाह देगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने आपके माध्यम से इस विधेयक के प्रावधानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं चाहूंगी कि सदस्य इस पर समर्थन दें और अपने विचार रखते समय अगर कोई सुझाव आएंगे, उनके सुझावों को मैं सम्मानित रखने का प्रयास करूंगी। मैं चाहती हूँ कि चर्चा प्रारंभ की जाए और सर्वसम्मति से बिल पास करने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यूथ इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट बिल 2025 पर विचार किया जाए। सुश्री दिशा चौधरी। महोदया, बिल पर चर्चा में मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, क्योंकि आज के समय में युवाओं को उनके करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए समग्र विकास की आवश्यकता है। यह विधेयक केवल शिक्षा पर ही नहीं, बल्कि युवाओं में उनके कौशल को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा विधेयक में युवाओं को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने का भी प्रावधान है, जिससे वंचित वर्गों के युवाओं को भी समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। धन्यवाद। श्रीजीत पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदया,
मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार ने युवाओं के लिए जो योजनाएं प्रस्तावित की है वे अत्यंत प्रासंगिक है। हमारे देश की युवा जनसंख्या विश्व में सबसे बड़ी है और यदि हम उनके कौशल और शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो यह हमारे देश के लिए एक बड़ी हानि होगी। इस विधेयक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें अपने कौशल के अनुसार रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस पहल से हमारा देश न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी हो सकेगा। धन्यवाद महोदया। श्री जयवीर नकुम। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह न केवल युवाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। आज के इस डिजिटल युग में युवा कौशल और नवाचार के माध्यम से नए नए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह विधेयक उनके लिए और अधिक अवसर प्रदान करेगा और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में युवाओं को आरक्षण का प्रावधान उन वंचित वर्गों के लिए एक वरदान साबित होगा जो अब तक मुख्य धारा से बाहर थे। यह विधेयक समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद महोदय। सुश्री आरुषि चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ क्योंकि इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो यथार्थवादी नहीं है। महोदया, मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो यथार्थवादी नहीं है और व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो सकते। सरकारी योजनाओं में आरक्षण का प्रावधान जबकि सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे लागू करते समय हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि यह योग्यता और दक्षता को प्रभावित ना करे। इसके अलावा इस विधेयक में प्रस्तावित योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के बारे में स्पष्टता नहीं है, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ये योजनाएं वास्तविक रूप से सफल हो पाएंगी। धन्यवाद महोदय। सुश्री तनुश्री चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक में कौशल विकास के लिए जो योजनाएं प्रस्तावित की गई है उनमें काफ़ी कमियां हैं। पहले से ही कई योजनाएं इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन उनका परिणाम उतना प्रभावित नहीं है जितना अपेक्षित था। इस विधेयक में नई योजनाओं को लाने के बजाय हमें मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और उनके सुधार पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा योजनाओं और आरक्षण का लाभ देना ही नहीं, हमें उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना होगा, जिससे वे वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सके। धन्यवाद महोदय। सुश्री जिया चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक का विरोध इसलिए करती हूं क्योंकि इसमें सरकारी योजनाओं में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक असंतुलन पैदा कर सकता है। इस प्रकार के प्रावधान से समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और योग्यता का ह्रास हो सकता है। इसके अलावा कौशल विकास की योजनाओं में ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना चाहिए। यदि रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होंगे तो कौशल विकास का कोई लाभ नहीं होगा। हमें इस विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। धन्यवाद महोदया। माननीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री सुश्री हितवांशी दामोर। महोदया जी, मैं इस सदन का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने विचार प्रकट किए। जहाँ तक सदस्य के द्वारा जो आरक्षण की नीति का जो सवाल आया है उसने मैं कहना चाहूँगी कि वह सवाल निराधार है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी महोदया, वह सवाल निराधार है क्योंकि सरकारी योजनाओं में आरक्षण की नीति रखना अनिवार्य होता है जो कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप भी है। साथ ही जहां तक वित्तीय प्रबंध का सवाल है, मैं उनको आश्वासन देना चाहूंगी कि इसमें किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं आएगी और यह विधेयक युवाओं में उनके अंदर कौशल का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जिससे कि हमारे युवा न केवल सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजना पर निर्भर रहेंगे बल्कि खुद लोगों को रोजगार देने वाले बनेंगे, जिससे हमारे देश की प्रमुख समस्या बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने सदन के द्वारा दिए गए सुझाव तथा उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं के बारे में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं सदन से आग्रह करूंगी कि विधेयक को पारित किया जाए और इसे लागू करवाया जाए। धन्यवाद।
प्रश्न है कि यूथ इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट बिल 2025 पर विचार किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहे। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रावधान 2 से 10 विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहे। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है कृपया नहीं कहे। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री सुश्री हितवांशी दामोर महोदया, मैं निवेदन करती हूँ कि विधेयक पारित हो। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है। समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। विधेयक पारित किया जाता है। सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित की जाती है।